हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्वित आईएएस। गर्वित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 15 और 16 जनवरी की करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखते हैं डिजिटल डाकिया। ये प्रीलिम्स में काफ़ी काम आ सकता है, पूछा जा सकता है डिजिटल डाकिया क्या है। कुछ आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि कुछ इस तरह का डिजिटल पत्र दिया गया है जो, या कुछ इस तरह का ईमेल है जिसको डिजिटल डाकिया कहा गया। तो नहीं, आप ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की ये योजना है। इसका उद्देश्य है नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देना। ये इसलिए भी काम का है क्योंकि गवर्नमेंट नकदी रहित लेन देन पे ज़्यादा फोकस है और ऐसी एक योजना चलाई गई है, तो देख लेंगे इसको। और इसमें क्या क्या जाएगा कि पोस्टमैन विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को नकदी रहित लेन देन के लिए प्रोत्साहित करेगा और उसके फ़ायदों के बारे में बताएगा। तो बस आप इतना सा ध्यान रख लेना कि डिजिटल डाकिया क्या है। मध्य प्रदेश की एक योजना है जिसका उद्देश्य नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देना है। इतने से अपना काम चल जाएगा। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ आचार संहिता से थी। इस पर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस तो नहीं करेंगे। बस ये देख लेना है नया क्या हुआ। हमने बताया था कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता है वो विकास में बाधक है। तो उसी का और एक एग्जाम्पल था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जो निर्वाचन आयोग है उसने वहाँ के जो राजनीतिक रूप से नियुक्त पदाधिकारियों या मंत्रियों या मुख्यमंत्री जो जन सुनवाई करते हैं, वो जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है, क्योंकि उसका मानना है कि सुनवाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। इस जन सुनवाई में लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे, उन परेशानियों को हल किया जाता था। तो फिर ये उसमें आपके एग्जाम्पल में काम आएगा। एक कृष्णा नदी जल विवाद, इसमें भी न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख लेना कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कृष्णा नदी को लेकर जल विवाद है। बाकी थल सेना दिवस, ये भी प्रीलिम्स के लिए मतलब आईएएस के लिए इतने काम का नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना कि जो पहले थल सेना के पहले भारतीय प्रमुख थे KM करियप्पा, उनकी याद में 15 जनवरी को मनाया जाता है। हमारे काम का ये नहीं है। जो थल सेना प्रमुख हैं अभी, उन्होंने जो इस दिवस के अवसर पे बोला है वो हमारे काम का है। जैसे हम पिछले 2-3 दिन से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जवान पे सोशल मीडिया का। बिपिन रावत जी ने कल भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बोला था, आज फिर से बोला है। कुछ बातें वही रिपीट की हैं, कुछ नहीं। उनको एक बार देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि कुछ साथी अपनी समस्या को रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। इसका असर उन बहादुर जवानों पर पड़ता है जो सीमा पर हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों के ठीक चैनल बनाए गए हैं, जिसको कल हमने बोला था ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, आज इसको सबको उन्होंने नाम दिया चैनल। तो आप अपनी केस स्टडी में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चैनल या ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। जवान असंतुष्ट होने पर इन चैनल का सहारा ले सकते हैं। अगर इनसे भी वो संतुष्ट ना हो तो वो उनसे सीधे शिकायत कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही। नई बात जो उन्होंने कही वो ये कि आपने जो कार्रवाई की है ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाली, आप उसके लिए अपराधी हैं और उसके लिए सज़ा के हकदार हो सकते हैं। तो मतलब उन्होंने बाकी सैनिकों को मैसेज कर दिया कि ये जो है ये एक अपराध है सेना के नियम के अनुसार और इसके लिए सज़ा दी जा सकती है। और एक छोटी सी न्यूज़ थी, पहला एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल हुआ है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। एक शब्द ये काम आ सकता है, मातू पोंगल। यूपीएससी क्या करता है आर्ट एंड कल्चर में, या तो इस तरह के शब्द की पोंगल में क्या ये मनाया जाता है, या उस त्यौहार या कोई नृत्य है तो उसके छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी उसके अंदर की कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, वो पूछ लेता है। तो पोंगल आप जानते हैं, मातू पोंगल न्यूज़ में था। मातू पोंगल क्या है कि पोंगल के दिन क्या करते हैं, पहले दिन पे किसानों को खेती में मदद करने वाले गाय और बैल की पूजा करते हैं और उसको मनाया जाता है मातू पोंगल के रूप में। तो शायद प्रीलिम्स में काम आ जाए इसलिए दे दिया। एक न्यूज़ ये थी कि जो परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह है NSG, अमेरिका ने उसमें जो चीन बार बार भारत की सदस्यता में अड़ंगा डाल देता है उसकी निंदा की है और कहा है कि भारत जो है वो सभी मानदंड को पूरा करता है और भारत को ये सदस्यता मिलनी चाहिए। एक न्यूज़ मसूद अजहर को लेकर थी। कल भी हमने ये बताया था कि जो फ्रांस है, फ्रांस ने आलोचना की थी चीन की। तो फ्रांस ने जो बोला था कि हम सह प्रस्तावक हैं इस प्रस्ताव के, तो फ्रांस ने जो प्रस्ताव है उसको अपना शुरू कर दिया है, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए। ये छोटी छोटी न्यूज़ थी, ये ज़्यादा काम नहीं आएंगी। एक ये ध्यान रखना कि जो पश्चिमी एशिया शांति सम्मेलन है वो पेरिस में हुआ, 70 से अधिक देशों ने भाग लिया और इसमें भी वही बात दोहराई गई जो अभी
सुरक्षा परिषद में कहा गया था कि जो यहूदी बस्तियां हैं उनको बसाना फैलाना इजराइल बंद करे। और फिर भाई इजराइल ने कहा कि सम्मेलन में जो घोषणाएं की गई हैं वो इजराइल के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कभी इजराइल पे अगर कुछ लिखना हो तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव है, अब पश्चिमी एशिया शांति सम्मेलन में ये सब कुछ कहा गया है, इसको ध्यान रख लेंगे। एक ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में एक लाइन थी कि राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। तो आप ये देख लेना कि ये ज्योग्राफी की बुक में पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। पश्चिमी विक्षोभ पे कई बार पूछ लेता है यूपीएससी, पश्चिमी विक्षोभ से कई तरह के क्वेश्चन, तो पश्चिमी विक्षोभ आप पढ़ लेना। और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कि कारा, इसके बारे में भी हम डिटेल में 3-4 दिन के पहले के लेक्चर में बता चुके हैं, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। दोबारा इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी में ये न्यूज़ थी कि इसके ये जो विनियम हैं जो हमने आपको बताए थे वो 16 जनवरी 2017 से प्रभावी होंगे। तो आज 16 जनवरी होने की वजह से प्रभावी हो गए, तो वही जो हमने सब कुछ आपको लिखवाया था वो पीआईबी में दिया हुआ था, तो ये ऐसे ही ले लिया बस। आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेना। और ये शब्द आपको काफ़ी काम आ सकता है एथिक्स के पेपर में या फिर जीएस सेकंड पेपर में, मेंस में, जीएस सेकंड में या फिर जीएस फोर्थ में यानी कि एथिक्स में। मोरल पुलिसिंग, पहले कुछ इवेंट देखते हैं जो अभी हाल ही में हुई हैं। अभी हुआ क्या, केरल में मोरल पुलिसिंग का एक हैरान, मतलब ये न्यूज़ थी, ऐसे ही पढ़ के बता दे रहे हैं। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। केरल के त्रिशूल जिले में शनिवार रात को कुछ लोगों ने एक शख्स को बुरी तरह पीटा और उसके कपड़े उतारकर उसको खंभे से बांध दिया, वीडियो बनाया, उसको वायरल कर दिया, फ़ोटो वायरल कर दिया, वो सब। तो एक दूसरा केस देखते हैं। महाराष्ट्र में भी मोरल पुलिसिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया। लातूर जिले में एक प्रेमी जोड़े को बेरहमी से पीटा गया और पिटाई का वीडियो बना के उसको भी वायरल कर दिया गया। केरल में ही कुछ समय पहले एक शख्स को तो पीट कर मार ही दिया गया था। तो बार बार ये केस आता है मोरल पुलिसिंग। तो ये मोरल पुलिसिंग होता क्या है? वैलेंटाइन डे पे बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाता है। शिवसेना, बजरंग दल, ये सब लोग जो मार पिटाई करते हैं तब भी कहते हैं कि ये मोरल पुलिसिंग का काम कर रहे हैं और ये मोरल पुलिस है। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन हैं, वो महिलाओं से कहते हैं कि बुर्का पहनो, नहीं पहनते हैं तो फिर वो एसिड अटैक कर देते हैं या उनको ज़बरदस्ती, ये भी मोरल पुलिसिंग है। और खाप पंचायतें तो रोज़ दूसरे दिन आप देखते ही रहते हैं। तो ये जो मोरल पुलिस है या नैतिक पुलिस है, ये एक सामूहिक शब्द है जो उन सजग समूहों, मतलब ये जितने भी समूह हैं जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम, शिवसेना, बजरंग दल, खाप पंचायतें, ऐसे जो समूह हैं का वर्णन करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये करते क्या हैं? भारत में नैतिकता का एक कोड लागू करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे शिवसेना अगर वैलेंटाइन डे का विरोध करती है और उस समय जो लोग होते हैं मार पिटाई की जाती है, बदतमीजी की जाती है शिवसेना की तरफ से या बजरंग दल की तरफ से, तो वो ऐसा इसलिए कि ये वैलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति पर हमला मानते हैं और ये भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उन लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं। तो इस तरह करने को ये बोलते हैं मोरल पुलिसिंग। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो सजग समूह हैं ये इस तरह के होंगे। कई बार पुलिस या सरकार भी इसी तरह के काम करती है कि वो लोगों पे एक नैतिकता थोपने की कोशिश करती है। उनको बताया जाता है कि राष्ट्रवाद का क्या मीनिंग है, अगर वो करोगे तो राष्ट्रवाद और वरना देशद्रोही। तो अगर सरकार भी ऐसा कोई काम कर रही है तब वो भी मोरल पुलिसिंग का काम कर रही है, और पुलिस अगर ऐसा काम करती है तब वो भी ऐसा काम करती है। पुलिस कैसे करती है उसको अभी आगे समझेंगे। तो नैतिक पुलिसिंग है क्या? ये उन गतिविधियों को लक्ष्य बनाती है या उन लोगों के साथ मार पिटाई की जाती है जिन्हें ये लोग, ये जो समूह हैं या सरकार या पुलिस अनैतिक मानती है या भारतीय संस्कृति के खिलाफ समझती है। ये लोग ऐसा समझते हैं, यहाँ लिखा समझते हैं, वो हो भारतीय संस्कृति के खिलाफ या ना हो, वो अलग मतलब है। ऐसा माना जाता है कि भारत के कुछ कानून भी ऐसे हैं जो इस नैतिक पुलिसिंग में के उदाहरण माने जा सकते हैं और इसको मोरल पुलिसिंग को बढ़ावा देते हैं। कैसे? जो आईपीसी है उसकी धारा 294 और आईपीसी की धारा 292, ये धारा क्या करती हैं? पहले 292 देखते हैं। धारा 292 के तहत जो अश्लील किताबें या सामग्री हैं उनका वितरण, तो उसको इसमें ये यहाँ पे कुछ रह गया, ठीक कर देंगे बाद में। इसका जो वितरण है इसको अपराध माना जाता है। बाद में 1960, ये लगभग 1850 के आसपास के कानून है। 1969 में इसमें संशोधन किया गया और कुछ चीज़ों के जो विज्ञापन हैं उनको इससे बाहर कर दिया गया जो कि जनता की भलाई में प्रयोग किए जाते हैं।
और जो 294 है वो इस तरह का कोई हरकत करता है, गीत गाता है सार्वजनिक प्लेस पर, कोई अश्लील गीत, हरकत या कोई उच्चारण, तो उसको अपराध माना जाता है और उसके दंड से संबंधित है। अब इसमें क्या है, ये जो अश्लील कृत्य है और जो सार्वजनिक स्थल है, इसकी कोई ठीक परिभाषा नहीं है कि क्या। तो पुलिस इसका दुरुपयोग करती है। कैसे दुरुपयोग करती है कि अगर पुलिस कोई ऐसी गतिविधि करती है कि उसने किसी लड़के लड़की को जो बालिग हैं उनको कहीं सड़क पे या कहीं कुछ पकड़ा, तो वो इनका कि ये एक अश्लील कृत्य कर रहे थे सार्वजनिक प्लेस पर, तो उसके अंदर जो वो अपना मोरल पुलिसिंग का काम कर रही होती है, उसको इस धारा के तहत वो सही बात कर देती है। वो कहती है कि ये एक अश्लील कृत्य था। क्यों? क्योंकि इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि अश्लील कृत्य क्या है। और एक है, आपने देखा जो धारा हैं 294 एंड 292, उसके अलग एक अधिनियम और है। एक तो आईपीसी की धारा 292, 294, इनसे क्या करते हैं, पुलिस को मदद मिलती है नैतिक पुलिस का कार्य करने में। नैतिक पुलिस मतलब जो एक नैतिकता को थोपने का प्रयास कर रही होगी। एक है अनैतिक व्यापार अधिनियम। मूल रूप से क्यों लाया गया था? मानव तस्करी को रोकने के लिए लाया गया 1956 में। पुलिस क्या करती है, अभी आपने देखा कि मणिपुर का शायद एक केस है कि वहाँ माना जा रहा है कि एक होटल में सेक्स रैकेट चल रहा था। तो पुलिस क्या करती है, इसमें होटल आदि यहाँ ऐसी जगह छापे मारती है और चेक करती है कि वहाँ कोई सेक्स रैकेट तो नहीं चलाया जा रहा है। तो इसका दुरुपयोग कैसे करती है कि अगर उसको कहीं होटल में कोई बालिग जोड़ा मिलता है और वो आपसी सहमति के कारण वहाँ पे होते हैं, तब भी इस तरह के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें भी प्रताड़ित किया जाता है इस एक्ट की आड़ में कि वहाँ पे कोई सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। तो ये कुछ है मोरल पुलिसिंग। तो मोरल पुलिसिंग दरअसल क्या हुआ कि एक अपनी मानी हुई नैतिकताओं को दूसरे लोगों पर थोपना और उसके लिए थोड़ा आक्रामक होना, ये सब मोरल पुलिसिंग में आता है। एक जो काम की चीज़ है वो है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। इसने अपनी एक रिपोर्ट दी है। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख लेना कि ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या क्या कहा है। कुछ फैक्ट हमें, अगर हम पुलिस सुधार लिख रहे हैं या इंटरनल सिक्योरिटी में कहीं लिख रहे हैं, तो इसकी एक आध लाइन काम में आ सकती है। जो फैक्ट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो हमको याद कर लेने चाहिए। जैसे पहला, रिपोर्ट के मुताबिक देश में 15,555 पुलिस स्टेशन है। एक ये लाइन आप याद कर लेना, कहीं भी ये आपको काम आ सकती है। और एक ये लाइन कि 2016 के आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर 2,80,691 पुलिस वाले हैं। एग्जैक्ट ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लेना कि लगभग 2.8 लाख पुलिस वाले हैं। ऐसे ही ऊपर वाले को आप ध्यान रखने लेना कि लगभग क्या है, 15,500 पुलिस स्टेशन है। और ऐसे ना, अगर आप ऐसे ना भी याद रखना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसे फैक्ट याद कर सकते हैं, ये ज़्यादा प्रभावी भी होते हैं। कि डाटा के मुताबिक 729 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस वाला मौजूद है। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर आप लिख रहे हैं या महिला सुरक्षा में आप लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि 729 लोगों पर केवल एक पुलिस वाला है, तो वो कैसे इन सब की सुरक्षा कर पाएगा। इस तरह के फैक्ट। और वहीं एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जो VIPs हैं हमारे देश में, लगभग 15,000 20,000 संख्या इन लोगों की होगी। इन VIPs पे एक VIPs के लिए 3 पुलिस वाले हैं। एक VIP पे 3 पुलिस वाले, मतलब 3 लोग मिलकर एक को सुरक्षा दे रहे हैं। और यहाँ 729 लोगों पर केवल एक पुलिस वाला है। संयुक्त राष्ट्र का क्या मानना है इसके लिए? संयुक्त राष्ट्र VIPs के लिए यही मानता है कि 3:1, लेकिन वो आम नागरिक के लिए मानता है 1:450 होना चाहिए। और इससे हमारा बहुत बदतर है, 1:729 है। तो कहीं भी आप पुलिस सुधार या इंटरनल सिक्योरिटी में लिख रहे हो तो आप कह सकते हैं कि जो पुलिस और आम जनता का रेशियो है वो संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग 1:450 होना चाहिए। और कहीं ऐसा लिखना हो कि आपको सामाजिक असंतुलन के बारे में लिखना हो, तो वहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि VIP को, तो एक VIP को 3 लोग की सुरक्षा प्रदान कर रहे होते हैं, वहीं आम नागरिक 729 नागरिकों को केवल एक ही पुलिस वाला होता है। तो ये, और कुछ अगर आप इन राज्यों में से किसी से हैं, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी बंगाल से, दादर नगर हवेली या दिल्ली से, तो स्थिति और भी चिंताजनक है। अगर यहाँ कहीं के आप PCS के पेपर देने हैं तो वहाँ पे आप ऊपर वाले डाटा की जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं कि यहाँ 1,100 लोगों पर केवल एक ही पुलिस वाला तैनात है। और ये काम आ सकता है कि 5 लाख पुलिस के पद खाली हैं, 5,000 जजों की जो नियुक्तियाँ होनी बाकी हैं, तो जज भी कम हैं और पुलिस भी कम है। और न्यायिक व्यवस्था जो होती है हमारी पूरी की पूरी, पुलिस केस को दर्ज करती है, चार्जशीट फाइल करती है, जांच पड़ताल करती है, सबूत इकट्ठे करती है, इनकी भी संख्या कम है। और
न्यायपालिका इन सबूतों की जांच पड़ताल करती है, उनके आधार पर फैसले सुनाती है। इसकी भी संख्या कम है। तो जो मामले लंबित पड़े हैं, मतलब पूरी की पूरी जो न्याय व्यवस्था है, जब उसमें आप कभी सुधार लिखें तो आप खाली न्यायपालिका भी ना लिखें, खाली पुलिस भी ना लिखें, दोनों को जोड़ के लिखें, क्योंकि दोनों मिलके ही एक पूरी प्रक्रिया न्याय की होती है। पहले पुलिस के पास जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, ये सबूत इकट्ठा करती है, देखती है कि कौन सी धारा लगनी है, चार्जशीट फाइल करती है, तब फिर बाद में न्यायपालिका के पास केस जाता है और फिर ये उन सबूतों की जाँच परख करती है और उन धाराओं के आधार पर सज़ा सुनाती है। तो ये आप देख लेना, तो ये आपको काम आ सकता है। और एक चीज़ काम में थी, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक का चयन होना है। तो इसमें पहले आप एक छोटी सी कहानी सुन लो। अभी क्या हुआ, दिसंबर में जो अभी तक CBI के निदेशक थे अनिल सिन्हा, वो सेवानिवृत्त हो गए और उनकी जगह दूसरे CBI के निदेशक की नियुक्ति होनी थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति कर दी। तभी एक NGO है कॉमन कॉज, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, इन्होंने क्या किया, एक जनहित याचिका दायर की और इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ये जो नियुक्ति थी अंतरिम थी, अंतरिम मतलब इनको फाइनली नियुक्त नहीं किया गया था, मतलब ये रेगुलर नियुक्ति नहीं थी, जब तक नया नहीं नियुक्त किया जाएगा तब तक के लिए थी। इन्होंने इसमें क्या कहा कि CBI डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए PM, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता, इसको आप ध्यान रखना, ये पहले कहलाता था नेता प्रतिपक्ष, यानी कि विपक्ष का नेता, लेकिन चूँकि कांग्रेस की जो सदस्य संख्या है वो कम थी, नेता प्रतिपक्ष होने के लिए आपको कुल सीट का मिनिमम 10% होना चाहिए, वो इनके पास नहीं था, तो इसलिए इनको विपक्ष का नेता किसी को नहीं कहा गया। फिर ये नियुक्तियां बीच में अटक गई थी कि कुछ समिति हैं, जैसे आप यही समिति देख रहे हैं, इसमें PM विपक्ष के नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका होना ज़रूरी था, विपक्ष का नेता किसी को पद नहीं दिया गया। तो उसके लिए फिर एक नई टर्मिनोलॉजी लाई गई कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी का नेता। फ़िलहाल मेन बात यह है कि जो CBI की नियुक्ति होती है वो तीन सदस्यों की समिति होती है, जिसमें PM अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नामित कोई न्यायाधीश होता है। ये आपको प्रीलिम्स में काम आ सकता है। तो इन्होंने अपनी याचिका में कहा कि यहाँ पे इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसलिए इस नियुक्ति को रद्द किया जाए। और इसका एक कारण ये भी था कि ये जो राकेश अस्थाना जी हैं, तो जो गोधरा कांड गुजरात का था उसकी जांच से संबंधित हैं, तो इसलिए भी इस पे आपत्ति इन्होंने दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आप CBI निदेशक के चयन के लिए कोई मानदंड स्थापित करते हैं तो उसके वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान में रखा जाए। केंद्र सरकार ने उसके उत्तर में कहा कि निदेशक की नियुक्ति का फैसला करने के लिए कमेटी की बैठक दिसंबर में होगी, और अब वही बैठक होने वाली है जो कि न्यूज़ में थी। न्यूज़ में था कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI प्रमुख के चयन के लिए कल 3 सदस्यों की समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक करेगी। तो ये प्रीलिम्स में आपको काम आ सकता है कि इसमें 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। एक ये देख लेते हैं कि 15 दिसंबर को जो करंट अफेयर्स था 15 दिसंबर का, उसमें हमने आपको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के बारे में डिटेल से बताया था कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है जब ये चर्चा में था तब। तो ये सब बातें हमने आपको बताई थी कि ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसका मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तथा ये गैर विधिक निकाय है, इसका मतलब इसके लिए कोई कानून भी नहीं लाया गया है। और एक बात बताई थी कि ये ध्यान रखना कि ये किसके अंडर में आता है, तो कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। और एक ये बताया था कि भारत में इंटरपोल के सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। इतनी बातें हमने आपको प्रीलिम्स में बताई थी। उस समय एक लाइन बताई थी कि CBI निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। इस लाइन को हमने यहाँ से काट दिया है, आप भी अपने नोट्स में से काट लेना। दरअसल ये लाइन जब लिखी गया था, ये पूरे के पूरे नोट्स, तब ये लक्ष्मीकांत 4th एडिशन का यूज़ किया गया था जिसमें ये दिया गया है, लेकिन अब आप उसको अपडेट कर लेना कि इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, 3 सदस्यों की समिति होती है। तो आप इसको ध्यान रख लेना, करेक्ट कर लेना। और एक लाइन अपने नोट्स में और यहाँ पे जोड़ देना कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 के अनुसार CBI निदेशक का चयन एक समिति के द्वारा होगा जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता, भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश शामिल होंगे। तो इसको आप करेक्ट कर लेना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर्स में।
गर्भित आइज से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।